गाइस 17 नवंबर 1928 लाला लाजपत राय की डेथ हुई इस दिन। इससे 18 दिन पहले यानी 30 अक्टूबर 1928 को जिस दिन साइमन कमीशन के मेंबर्स लाहौर आ रहे थे तो उनके अगेंस्ट एक पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च को लाला लाजपत राय लीड कर रहे थे। वहाँ के जो एसपी थे जेम्स स्कॉट, उन्होंने लाठीचार्ज ऑर्डर किया। जेम्स स्कॉट ने पर्सनली लाला लाजपत राय को असॉल्ट किया। उन्हीं चोटों की वजह से लाला लाजपत राय 18 दिनों के बाद उनकी डेथ हो गई। इस घटना को करीब 100 साल बीत चुके हैं। अंग्रेज़ों को गए हुए भी 80 साल हो गए। जेम्स स्कॉट खुद मर खप के ज़मीन के अंदर दफन होकर के खाद बन चुके हैं। उस घटना को भी सालों बीत चुकी हैं, लेकिन आज भी हमारी पुलिस लाठियां भी चलाती है और लोगों के सर भी फटते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये केवल प्रोटेस्ट टाइम का रिस्पॉन्स है तो ऐसा नहीं है। विभूति नारायण राय एक बड़े रिस्पेक्टेड आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। यूपी के डीजीपी पोस्ट से रिटायर किए हैं। बड़े अच्छे राइटर हैं। इनफैक्ट इनका एक नॉवेल किस्सा लोकतंत्र उस समय पब्लिश हुआ था जब मैं क्लास 8th में हुआ करता था और एक हिंदी अखबार के वीकली फीचर की तरह आया था, यानी हर संडे नॉवेल का एक सेक्शन उस अखबार में छपता था और मैंने उस समय ओवर अ पीरियड ऑफ 8 संडेज उस नॉवेल को पढ़ा था। बड़ा मज़ेदार नॉवेल है किस्सा लोकतंत्र। अमेज़ॉन पे मिलता है, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा अगर आप लोग हिंदी किताबें पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं तो। विभूति नारायण राय साहब जब एक सिटीजन की नज़र से पुलिस को देखते हैं तो उनको क्या फीलिंग आती है, वो इस छोटी सी क्लिप में बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए। मैं एक रिटायर्ड पुलिस अफसर हूँ, डीजी पुलिस के रैंक से रिटायर हुआ हूँ। लेकिन आज मेरा बच्चा सड़क पे किसी दुर्घटना या उसकी कार चोरी हो जाए, मैं आखिरी आदमी हूँगा जो उसे सलाह दूंगा कि तुम थाने चले जाओ। मैं कोशिश करूंगा कि पहले थाने में मैं पूरी व्यवस्था करा लूँ तब इसको भेजूँ। तो मुझे पता नहीं वो थाने जाएगा, उसको गाली दे दी जाएगी, उसे ढकेल के भगा दिया जाएगा, उसकी बात नहीं सुनी, क्या होगा थाने पर कोई नहीं जानता। दोस्तों सवाल ये है कि 80 साल की आज़ादी के बाद एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें पुलिस से इतना डर क्यों लगता है, और इस सवाल को हम मैकेनिज्म या फिजिक्स के नज़रिए से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छे पुलिस वाला या बुरा पुलिस वाला के एंगल से देखने की कोशिश नहीं करेंगे। सो बेसिकली हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि फ्रेमवर्क क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, और उस स्ट्रक्चर में किस तरह के बिहेवियर्स के लिए इंसेंटिव हैं और किस तरह के बिहेवियर्स के लिए डिसइंसेंटिव हैं। इसको आप कुछ कुछ ऐसे समझिए कि अगर मैं यहाँ पर एक मिठाई का टुकड़ा रख देता हूँ तो आसपास के एरिया में जितनी चींटियाँ हैं उनमें से 98-99% चींटियाँ यहाँ आ जाएंगी, क्योंकि इंसेंटिव उनका इधर आने का है। 1% चींटियाँ हो सकता है ना आए, उसके अलग अलग कारण होंगे। हो सकता है उनमें से किसी चींटी को मिठाई पसंद ना हो, या किसी का पेट भरा हुआ हो, या कोई चींटी बड़ी आइडियलिस्टिक टाइप की वो बोले कि नहीं नहीं मैं तो अपनी मेहनत से ढूंढ के मिठाई खाऊंगी, जो मुझे आसानी से मिल गई वो मिठाई नहीं खाऊंगी। जो 1% के रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 99% जो हैं वो अगर आप यहाँ मिठाई रख दोगे, एक इंसेंटिव दे दोगे तो वो आएंगे। ये फिजिक्स है कि इंसान जो है एक सिस्टम में, एक फ्रेमवर्क में इंसेंटिव्स और डिसइंसेंटिव्स के फोर्सेस के ऊपर काम करता है। तो हम फिजिक्स के हिसाब से देखेंगे, मैकेनिज्म के हिसाब से देखेंगे कि हमारे इस पुलिसिंग सिस्टम में इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव किस तरह के हैं। कहानी दोस्तों शुरू होती है 1857 से, जिस समय हमारा अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला रिवोल्ट हुआ, जिसको हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। अंग्रेज़ लोग सिपाही म्यूटिनी कहा करते थे। किसी तरह रिवोल्ट तो अंग्रेज़ों ने कुचल दिया, लेकिन वो हिल गए अंदर तक। उनको लगा कि यार इतने सारे लोग हमारे खिलाफ हो गए, इनके पास हथियार भी थे, ऐसी घटना दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए। अब इसके लिए किया क्या जाए। एक सोल्यूशन उनको ये समझ में आया कि यार एक ऐसी आर्म्ड फोर्स हो जो नंबर 1 हमारे प्रति पूरी तरह डेडिकेटेड, कमिटेड, लॉयल हो, स्ट्रक्चरली लॉयल हो, और नंबर 2 उसके पास इतनी मसल पावर और इतना लीगल फ्रीडम हो कि वो जो कॉलोनाइज्ड जनता है, जो हिंदुस्तानी जनता है, उनको दबा सके, सप्रेस कर सके, कंट्रोल में रख सके, बिना अननेसेसरी इनकन्वीनियंट क्वेश्चंस के, बिना लीगल दिक्कतों के। तो बहुत ज़्यादा लीगल प्रोटेक्शन वगैरह उनको नहीं होना चाहिए। इन दो ट्विन ऑब्जेक्टिव्स के साथ में 1861 में इंडियन पुलिस एक्ट आया, जिसके तहत इंडियन पुलिस की स्थापना हुई। दोस्तों अंग्रेज़ों को पुलिस बनाने का एक्सपीरियंस था। उन्होंने अपने लिए इस घटना से 30 साल पहले पुलिस बनाई थी 1829 में, और जो पुलिस उन्होंने अपने लिए बनाई थी वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट थी
उस पुलिस से जो उन्होंने 30 साल के बाद इंडिया के लिए बनाई। 1829 में जो अंग्रेजों ने अपने लिए पुलिस बनाई, उसका बेसिक आइडिया था पुलिसिंग बाय कंसेंट, यानी नागरिकों की मर्जी से आप उनके ऊपर ये स्ट्रक्चर डाल रहे हो जो पुलिसिंग करेगा, बेसिकली ताकि इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कोई क्राइम होता है तो वो इन्वेस्टिगेट हो सके, लोगों को जो गिल्टी हैं उनको सजा मिल सके। जो इंडिया के लिए पुलिस स्ट्रक्चर बनाया वो पुलिसिंग बाय कमांड का स्ट्रक्चर था। 2 ऑब्जेक्टिव थे। नंबर 1, पुलिस फोर्स सरकार के प्रति लॉयल हो। लॉ के प्रति लॉयल हो ये जरूरी नहीं है, सरकार के प्रति लॉयल हो। और नंबर 2, वो जनता को कंट्रोल करने का काम अच्छे से कर सके। आगे चल करके आपको उसमें वो लीगल प्रोविजंस भी दिखाई देते हैं, रॉलट एक्ट जैसी चीजें आपको आगे हिस्ट्री में जाएंगे तो मिलेंगी। मजे की बात यह है कि जो 1861 में उन्होंने पुलिस का सिस्टम बनाया, उसके अगेंस्ट इतनी जल्दी इतनी सारी कंप्लेंट्स आना शुरू हुई कि 1902 में उन्हें अंग्रेजों को खुद एक फ्रेजर कमीशन की स्थापना करनी पड़ी। जो करप्शन की या इनएफिशिएंसी की या पावर के मिसयूज की कंप्लेंट्स आ रही थी पुलिस के अगेंस्ट, उनको इन्वेस्टिगेट करने और उनको समझने और उनके बारे में क्या किया जाए एक रिस्पॉन्स डिज़ाइन करने के लिए 1902 में फ्रेजर कमीशन आया और उन्होंने ये सारी चीज़ें मानी कि जो पुलिस सिस्टम है वो करप्ट है और जो है इनएफिशिएंट है, पावर का अब्यूज़ भी होता है। लेकिन उस समय अंग्रेज़ों का फोकस ये था कि ये एक ऐसा टूल नंबर 1 हमारे लॉयल रहे, नंबर 2 जनता को कंट्रोल करने का काम करे, तो वो करप्शन फ्री हो या बड़ा एफिशिएंट हो या एक लीगल प्रोसेस के अंदर काम करता हो, ये चीज़ें उनके लिए प्रायोरिटी थी ही नहीं। खैर 1947 में हम आज़ाद हुए। अब जिस समय हम आज़ाद हुए उस समय हमारे बहुत सारे लीगल फ्रेमवर्क्स चेंज हुए। पुलिस समहाउ लोगों से मिस हो गया। पुलिस को स्टेट सब्जेक्ट बनाया गया, उसके बाद अलग अलग कुछ एक स्टेट्स ने अपने पुलिस एक्ट्स बनाए भी, लेकिन वो सारे के सारे ज़्यादातर 1861 वाला जो वो इंडियन पुलिस एक्ट था उसी के फ्रेमवर्क के ऊपर ही कुछ कुछ इंक्रीमेंटल चेंजेस टाइप की चीज़ें रहीं। आज़ादी के समय पुलिस का सिस्टम रीडिज़ाइन क्यों नहीं हुआ, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ऑब्वियसली हम लोग स्पेकुलेट ही कर सकते हैं। एक चीज़ तो मुझे समझ में ये आती है कि जिस समय हम आज़ाद हुए उस समय और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, बड़े बड़े मैक्रो इश्यूज रहे होंगे, तो लोगों ने सोचा होगा कि यार ठीक है तो इंटरनल चीज़ है, हम इसको कुछ समय बाद सॉल्व कर लेंगे। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने ये सोचा हो कि यार ठीक है अच्छे लोग हैं, मतलब वो आज़ादी की लड़ाई वाले बैकग्राउंड से आ रहे थे तो वो उस सिस्टम से ट्रेंड थे। लोगों को ये लगा हो कि यार हम भी आइडियलिस्टिक हैं, ऑफिसर्स भी आइडियलिस्टिक हैं, और अगर थोड़ी बहुत मान लीजिए पावर है जो अनचेक्ड है या कुछ एक फ्रेमवर्क है वैसा अंग्रेज़ों वाला, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छे लोग आएंगे तो अच्छा काम करेंगे। बेसिकली उन्होंने ये सोचा होगा कि गुड पीपल विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बैड फ्रेमवर्क। प्रकाश सिंह साहब ये भी एक रिटायर्ड आईपीएस हैं, पुलिस रिफॉर्म के बारे में बड़ा काम किया है इन्होंने, यूपी के डीजीपी रहे हैं। उनका एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू है जिसकी लिंक मैं डालता हूँ डिस्क्रिप्शन में, पढ़िएगा, वो पूरा इंटरव्यू आप लोग देखिएगा। वो कहते हैं कि शुरू के 10-20 साल आज़ादी के बाद तो सिस्टम ठीक से चला, लोग आइडियलिस्टिक भी थे और इस तरह की चीज़ें नहीं हुई। लेकिन 70s आते आते प्रकाश सिंह साहब खुद कहते हैं कि पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स का स्टैंडर्ड थोड़ा गिरने लगा और कमिटेड ब्यूरोक्रेसी टाइप का आइडिया सामने आने लगा कि ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जो लॉ के प्रति कमिटेड होने के बजाय स्पेसिफिक पॉलिटिशियंस के प्रति कमिटेड थे। और इस चीज़ के बारे में बड़े डेटा पॉइंट्स जनरेट हुए इमरजेंसी के टाइम पर जिस समय पुलिस का अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को फिक्स करने के लिए बड़ा तगड़ा मिसयूज़ हुआ, इलीगल कन्फाइनमेंट हुए, लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया, कस्टोडियल टॉर्चर या इस तरह की घटनाएं काफ़ी सारी हुई।
और पहली बार मास स्केल पे डेटा जनरेट हुआ कि अगर पॉलिटिकल क्लास चाहे तो किस तरह से पुलिस का मिसयूज कर सकती है। इस तरह की ऑप्शंस हमारे फ्रेमवर्क में एग्जिस्ट करते हैं। खैर, जब इमरजेंसी ख़त्म हुई, नई सरकार आई, शाह कमीशन बना जो इमरजेंसी की एक्सेसेस को इन्वेस्टिगेट किया, जिन्होंने 79 में ही एक नेशनल पुलिस कमीशन बनाया गया जिसमें जो पुलिस फोर्स के मिसयूज के ऊपर काफ़ी फोकस्ड था। उन्होंने 79 से लेकर के 1981 के बीच में 8 रिपोर्ट्स सरकार को दी और बड़े डिटेल में उन्होंने प्रॉब्लम्स को एनालाइज भी किया और रिकमेंडेशंस भी दिए कि भाई कुछ एक इन लाइंस पे बात की कि एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन हो जिसके अंदर सरकार का डोमिनेंस ना हो, सरकार के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हों, कुछ और लोग हों, ताकि वहाँ बैलेंस ऑफ पावर बना रहे और जो पुलिस होगी वो इनको रिपोर्ट करेगी, ना कि सरकार को। स्टेट सिक्योरिटी कमीशन को रिपोर्ट करे। और कुछ एक चीज़ें ऐसी थीं कि इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर, ये दोनों चीज़ें सेपरेट कर दी जाए। इन्वेस्टिगेशन एक अलग ब्रांच करेगी, लॉ एंड ऑर्डर देखने का काम अलग ब्रांच का होगा। पुलिस के अगेंस्ट जो कंप्लेंट्स होती हैं उनको हैंडल करने के लिए स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म हो, और पुलिस के अगेंस्ट जो कंप्लेंट्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट खुद पुलिस ना करे, क्योंकि वो तो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन गया ना कि मैं ही अपने अगेंस्ट कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। तो इस तरह के बड़े रिकमेंडेशंस थे। लेकिन 1980s में 80 में गवर्नमेंट फिर चेंज हो गई, तो जो नई गवर्नमेंट आई वो इन रिपोर्ट्स को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। और प्रकाश सिंह इस इंटरव्यू में खुद बताते हैं कि वो मतलब किया गया कुछ ना कुछ, बट वो बियॉन्ड कस्टमरी या इंक्रीमेंटल इम्प्लीमेंटेशन के जिस तरह के फंडामेंटल चेंजेस चाहते थे या कमीशन रेकमेंड कर रहा था, वो चीज़ें नहीं हुई। 1996 में प्रकाश सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में। ये भी यूपी डीजीपी से रिटायर किए और पुलिस रिफॉर्म के फील्ड में उन्होंने बहुत सारे काम किए। आप लोग बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा। 10 साल तक सुप्रीम कोर्ट में केस चला। 2006 में जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट ने जो जो इनके रिकमेंडेशंस थे वो सारे इंडोर्स किए और गाइडलाइंस दी कि भाई तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं पुलिस रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करें। ये चीज़ है 2006 की, 20 साल तब से हो चुके हैं। अब अभी अगर आप लैंडस्केप को देखें तो हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास एक वो फ्रेमवर्क है जो 1861 में अंग्रेज़ों ने बनाया था। उनके मोटिव्स, उनके डिज़ाइन वेरिएबल्स बिल्कुल अलग थे। कमोबेश कुछ चेंजेस के साथ वही फ्रेमवर्क हमारा आज भी चल रहा है। 1861 से हम कितना 160 साल के बाद आज बैठे हुए हैं। नंबर 2, आज़ादी हुए हुए 80 साल हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल क्लास को भी समझ में आता है कि यार ये करंट सिस्टम जो है, करंट फ्रेमवर्क जो है, हमें एक मसल देता है जिसका खर्चा हमें नहीं उठाना पड़ता, जिसका खर्चा टैक्स पेयर देता है, और हमें एक मसल देता है जो हम बड़े आराम से अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के अगेंस्ट, या अगर हम किसी को टारगेट करना चाहते हैं तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की स्पेस इस फ्रेमवर्क में अवेलेबल है, क्योंकि पुलिस एग्जीक्यूटिव के ही अंडर है, एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में पूरी तरीके से है, और तमाम उस तरह के लीगल स्पेसेस अवेलेबल हैं कि जैसा मैं चाहूँ वैसा ही पुलिस करे। ऑब्वियसली पॉलिटिकल क्लास के लिए इंसेंटिव नहीं है कि वो इस सिस्टम को चेंज करे। उनके लिए तो इंसेंटिव यही है कि ये सिस्टम कंटिन्यू करता रहे। इंटरव्यू में खुद आया है कि ज़मींदार क्यों चाहेगा कि वो अपने लठैत छोड़ दे, ज़मींदार तो चाहेगा ही कि उसके पास लठैत बने रहे। अच्छा, जो टॉप ब्यूरोक्रेसी होगी या जो एग्जिस्टिंग लोग होंगे सिस्टम में, बिकॉज वो एक सिस्टम में खुद मेरा जाना पहचाना सिस्टम है, या मैं उसको समझता हूँ, या मैं उसमें सर्वाइव किए हुए हूँ, तो एक स्टेटस को बायस रहेगा ही कि मैं, क्योंकि आई अंडरस्टैंड दिस सिस्टम एंड आई हैव फिगर्ड दिस आउट एंड आई कैन सॉर्ट ऑफ सर्वाइव इन दिस सिस्टम। तो ऑब्वियसली अगर मैं सिस्टम के अंदर हूँ तो मेरा एक स्टेटस को बायस रहेगा। मैं खुद नहीं चाहूँगा कि वो सिस्टम चेंज हो, क्योंकि नया सिस्टम पता नहीं कैसा होगा।
क्या ये सिस्टम कंटिन्यू करना चाहिए या चेंज होना चाहिए? हमारा सिस्टम खुद, आप इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, फ्रेजर कमीशन जो इस पुलिस फ्रेमवर्क की कमियां बताता है, वो खुद पुलिस का, ब्रिटिश सरकार का अपना कमीशन था। जो शाह कमीशन या सेकंड जो नेशनल पुलिस कमीशन था 1979 वाला, वो भी सिस्टम के अंदर से आया। विभूति नारायण राय या प्रकाश सिंह जैसे जो लोग सिस्टम से निकल करके एक्टिविज्म में आए पुलिस रिफॉर्म्स के, वो लोग भी सिस्टम के अंदर से आए। सुप्रीम कोर्ट का 2006 वाला जजमेंट भी सिस्टम के अंदर से आया। सिस्टम के अंदर से ही बार बार एविडेंस आ रहा है कि ये सिस्टम चेंज होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि जो सबसे आसानी से जो इस सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, पॉलिटिकल क्लास, उनके लिए इंसेंटिव नहीं है सिस्टम चेंज करने का। सिस्टम चेंज होना चाहिए। कैसे चेंज होगा? प्रकाश सिंह साहब खुद कहते हैं कि जनता को अवेयर होना पड़ेगा, जनता को मांगना पड़ेगा कि हम इस सिस्टम में, पुलिस के फ्रेमवर्क में चेंज की बात करें, पुलिस रिफॉर्म्स की बात करें। और इसके साथ साथ हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी कि जब हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं या जब हम एक स्ट्रक्चरल चेंज की बात कर रहे हैं, वहां पर हमें सिंघम सिंड्रोम को देखना पड़ेगा कि वो एक्चुअली में क्या है। सिंघम एसेंशियली क्या है? एक पावरफुल पुलिस वाला जो रूल्स और रेगुलेशंस और प्रोसेसेस को नहीं फॉलो करता है। अब पर्दे के ऊपर तो विलेन बहुत साफ दिखाई देता है, आप उसकी शक्ल देख करके पहचान जाते हैं कि हाँ ये विलेन है। अब उसके अगेंस्ट जब हमारा सिंघम उसको पीटता है तो हम खुश होते हैं, बहुत नॉर्मल रिस्पॉन्स है। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज का एंडोर्समेंट हो जाता है कि पुलिस वाला बिना रूल फॉलो किए, बिना प्रोसेस फॉलो किए अगर उस बंदे को पीट रहा है जिसको मैं पसंद नहीं करता, तब तो वो सही है, तब वो सही है। और यहां पर हमें अपनी थिंकिंग में चेंज करना पड़ेगा। प्रोसेस, स्ट्रक्चर, एक तरीका उसको करने का, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि प्रोसेस बनाया ही इसलिए गया है कि कोई इंडिविजुअल मनमाने तरीके से ऑपरेट न कर सके। और आम जनता जिसके पास पुलिस ऑफिसर वाला पावर नहीं होता है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि प्रोसेस स्ट्रांग हो। ऐसा ना हो कि अच्छे दिल का सिंघम क्या है? सिंघम इज एसेंशियली अ कॉप विद अ हार्ट ऑफ गोल्ड, जो रूल्स को नहीं मानता है। हमें सिंघम नहीं चाहिए, हमें ऐसे रूल्स चाहिए जहां पे अच्छा बिहेवियर डिफॉल्ट हो। ऐसा ना हो कि वो हार्ट ऑफ गोल्ड वाला पुलिस वाला आएगा तभी वो अच्छा कर सकता है। सिस्टम हमें ऐसा चाहिए, मिठाई उस जगह पे चाहिए जो डिफॉल्ट क्रिएट करे कि हाँ भैया सब लोग अच्छा बिहेवियर ही करेंगे। अब उसके बाद अगर कुछ एक्सेप्शनल बैड एक्टर्स होते हैं, उनको सिस्टम खुद सॉल्व कर लेगा। लेकिन आपको सिस्टम डिजाइन ऐसी चाहिए होगी कि आपको अ रोग विद अ हार्ट ऑफ गोल्ड ना चाहिए हो, बल्कि डिफॉल्ट गुड बिहेवियर जनरेट हो। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।